Deepika Pipara and I have took classes from Yashwant Mangal sir. I have cleared CA in the very first attempt and have scored 70 marks in IDT, due to which my aggregate score went well and I managed to clear the CA. Thank you so much sir for your efforts and Mahul Shandar Jabardast classes. Myself, CA Gaurav Jain, and I scored exemption in indirect taxation, all because of Yashwant Mangal sir. Mahol Jabardast Shandar. I'm C. Nita Badwani. I score 64 marks in ID. Thank you sir for giving me such classes. क्योंकि किसी कहते हैं ना किसी काम को करने की माहौल की ज़रूरत होती है, तो वो माहौल देने के लिए थैंक यू. I, Jainis M. Prajapati. I completed my CA in I got 65 marks in IDT. And Bharat Mata ki Jai. यस सरकार, नमस्कार. माहौल जबरदस्त शानदार वाला बनने वाला है नाउ अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर में. एंड सर अगर माहौल बन जाए तो सर डू लाइक एंड कमेंट के अंदर माहौल जबरदस्त शानदार लिखने का है. सर आइए बच्चों, हम बात करते हैं अपील्स एंड रिवीजन अंडर जीएसटी. ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका क्वेश्चन नॉर्मली ऑन एन एवरेज बनता है. सो प्रोसीजर चैप्टर्स में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपील्स एंड रिवीजन. आइए बच्चों, सर बिफोर बिगनिंग विद द बुक, सर जो मैंने क्लास नोट्स में आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के जो बताया था अपील्स के रिगार्डिंग, वो हम पढ़ते हैं, उससे रिवाइज करते हैं, मजा आएगा आपको. सर आइए, सबसे पहला सर हिरार्की ऑफ द ऑफिसर्स क्या होता है वो अगर आपने समझ लिया तो ऐसे केस में आपको अपील्स का सिस्टम पूरा अच्छे से समझ में आएगा. सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज ऑफ टैक्सेशन. उसमें सर इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया. एक है एडमिन डिपार्टमेंट, एक है अपीलेट डिपार्टमेंट. सर एडमिन डिपार्टमेंट में सर एडमिन डिपार्टमेंट को बोलते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. अब इस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर. उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, देन जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, देन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड सुपरिंटेंडेंट. ओके, इन सबको बोलते हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि ये सारे अथॉरिटी वो है जो एजुकेशन करते हैं, शो कोस नोटिस वगैरह इशू करते हैं, ऑर्डर वगैरह पास करते हैं बेटा. ओके सर, अब ध्यान देना बेटा. सर अपील केस में सर जो डिपार्टमेंट का अपीलेट डिपार्टमेंट है वो है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जीएसटी 80. और सर अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं कमीशन ऑफ अपील्स एंड जॉइंट कमीशन ऑफ अपील्स को. सर दीज आर कॉल्ड अपीलेट अथॉरिटीज. ध्यान से सुनना मेरी बात को. सर ये हो गए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उसके बाद जीएसटी 80 सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद भी अगर आपको जाना है तो भगवान से पूछना आखिर हमने क्या कहा, ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से हमको यहां आपने फंसाया है. सर अब देखिए ध्यान से, अगर आपको कभी भी अपील फाइल करनी है तो सर अपील का हायरार्की कैसे चलेगा. अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने एजुडिकेशन किया था, जिसने ऑर्डर पास किया था, वो एसीडीसी या सुपरिटेंडेंट है, तो उसके अगेंस्ट आपको अगर अपील करनी है तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी विल बी जॉइंट कमीशन ऑफ अपील्स. जॉइंट कमीशन ऑफ अपील्स विल बी द अपीलेट अथॉरिटी. क्लियर. एंड जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो कहा जाएंगे आप कमिश्नर ऑफ अपील एज द अपीलेट अथॉरिटी. क्लियर. ये दोनों को बोलते हैं क्या, अपीलेट अथॉरिटी. अब ध्यान देना बेटा, सर आपको अगर अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना है तो कहा जाएंगे आप जीएसटी 80 जाएंगे. अब भले ही सर आपको जॉइंट कमीशन ऑफ अपील्स के अगेंस्ट अपील करनी हो या कमीशन ऑफ अपील्स के अगेंस्ट अपील करनी हो, कहा जाएंगे आप जीएसटी 80 जाएंगे. ऐसा नहीं कि अब यहां से यहां चले जाए, ऐसा मत कर लेना बेटा आप लोग. क्लियर. डन. अब सर जीएसटी 80 के अगेंस्ट जाना है तो कहा जाएंगे हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बेटा. हाँ है ना भाई. क्लियर. डन. अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना. सर अब अपील का जो सिस्टम होता है, अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आपका बेसिक राइट अफेक्ट होता है कभी भी तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, डायरेक्टली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए. पर रिट पिटीशन आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए इसके बारे में केवल मैंने नाम बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला. ये इस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगर आपका कोई बेसिक राइट अफेक्ट हो रहा है तो. सर अब अपील का सिस्टम क्या होता है, कितने टाइम में अपील करनी होती है, क्या प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहली बात, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो असेसी भी अपील कर सकता है, डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है. अच्छा डिपार्टमेंट अपील कैसे करेगा, अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो उसको डिपार्टमेंट के सुपीरियर ऑफिसर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कि सर ये जो ऑर्डर पास हुआ सही पास हुआ कि नहीं हुआ, लीगलिटी से पास हुआ कि नहीं हुआ, सही पास हुआ कि नहीं हुआ, सही इंटरप्रिटेशन इसमें हुआ कि नहीं हुआ. टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ द केस सुपीरियर अथॉरिटी क्या करता है, रिव्यू करता है, और उनको लगता है कि अगर ये ऑर्डर सही पास हुआ तो ठीक है, अगर उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो सर डिपार्टमेंट अपने अपील वाली विंग को
इंस्ट्रक्शन देगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करवाई जाए, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है। ओके सर, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर एसएससी अपील फाइल करता है किसको, अपीलेट अथॉरिटी को, तो ऐसे केस में टाइम लिमिट टू फाइल द अपील इज 3 मंथ प्लस सर अपीलेट अथॉरिटी चाहे तो 1 मंथ तक का डिले को कंडोन कर सकता है अगर रीजनेबल रीजन था तो। एंड डिपार्टमेंट के पास टाइम है 6 मंथ प्लस 1 मंथ का, 6 मंथ का टाइम तो है, प्लस अगर लेट हो गए तो अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ कैन बी कंडोन बाय अपीलेट अथॉरिटी अगर उनको लगता है कि रीजनेबल रीजन था तो। ओके मालिक, अब अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो कहा जाएंगे जीएसटीडी जाएंगे, जीएसटीडी में टाइम अपील फाइल करने का टाइम कितना 3 मंथ, डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ, पर अगेन जीएसटीडी को टाइम को पावर दिया हुआ है कि वो चाहे तो अप टू पीरियड ऑफ 3 मंथ्स डिले को कंडोन कर सकते हैं, भले डिपार्टमेंट का हो या एसएससी का, अगर रीजनेबल रीजन था तो। अब जीएसटीडी के अगेंस्ट जाना है तो कहा जाएंगे हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। पर सर वहां पे एक खास बात है, जीएसटी एटी में 2 तरह की बेंचेस होती है, एक होता है प्रिंसिपल बेंच, एक होता है स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच के पास अपील जाएगी, ध्यान देने का सर, जीएसटी एटी में जब आप अपील करेंगे तो कौन सी बेंच को अपील करेंगे, अगर आपके केस में एक भी मैटर रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई था तो ऐसे केस में प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी के पास आपकी अपील जाएगी। और आपके पूरे केस में एक भी मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं था तो आपका केस कहा जाएगा स्टेट बेंच ऑफ जीएसटी के पास जाएगा। अब स्टेट बेंच ऑफ जीएसटी ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट जाना तो कहा जाएंगे हाई कोर्ट, और सर हाई कोर्ट के बाद जाना तो कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पर अगर प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट नहीं जाते, डायरेक्ट कहा जाएंगे बच्चा सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। ओके और हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर्स जाएंगे विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ तो जीएसटी एटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। जीएसटी एटी ने जो ऑर्डर पास किया वही क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मैटर है तो। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपने जो काम आपने सप्लाई किया कि नहीं किया, ये ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हाँ ट्रांजेक्शन तो हुआ है पर एज पर डेफिनेशन ऑफ सप्लाई वो सप्लाई के स्कोप में आता कि नहीं आता, ये इंटरप्रिटेशन लॉ की बात आ गई, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया। क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएंगे, वरना जीएसटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अब आइए बच्चों, एक और है क्या, रिविजनरी अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी क्या होता है, अगर मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया और सर रिविजनरी अथॉरिटी ऑन इट्स ऑन मोशन या कोई इंफॉर्मेशन इसको दी गई थ्रू डिपार्टमेंट या कमिश्नर ने इसको रिक्वेस्ट किया, तो ऐसे केस में सर रिविजनरी अथॉरिटी के पास पावर है कि अगर इसको लगता है, ये पहले तो केस के ऑर्डर को एग्जामिन करेगा और उन एग्जामिनेशन इसको लगता है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो अगेंस्ट द डिपार्टमेंट पास हुआ है, ये लीगली सही नहीं है, यहाँ पे लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में सर वो रिविजनरी अथॉरिटी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अभी इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट मत करना, आई एम गोइंग टू रिवाइज द ऑर्डर। तो ऐसे केस में वो रिविजनरी अथॉरिटी उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। पर हाँ सर, अगर ध्यान दीजिएगा यहां पे रिवाइज अगर उसको करना है तो टाइम लिमिट टू रिवाइज द ऑर्डर इज 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद वो किसी भी ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। पर हाँ एट द सेम टाइम सर इनको बोल दिया क्या, जब तक 6 मंथ्स एक्सपायर नहीं हो, जब तक 6 मंथ्स एक्सपायर नहीं हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जब ऑर्डर पास किया उसे 6 मंथ एक्सपायर होंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे सर, ऑर्डर को टेकअप करेंगे फॉर रिवीजन, उससे पहले नहीं कर सकते, मतलब आफ्टर 6 मंथ बट नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स इनको ऑर्डर को रिवाइज करना पड़ेगा, इनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एंड सर ध्यान रखना कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, अगर कोई मैटर ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है तो उसको वापस ये नहीं ले सकते हैं, अगर कोई मैटर ऑलरेडी टेकअप किया था फॉर रिवीजन बाद में ड्रॉप कर दिया तो भी वापस उसको रिवीजन के लिए नहीं ले सकते, और अगर कोई मैटर अपीलेट अथॉरिटी के पास चला गया है, अपील में चला गया है, तो उस ऑर्डर को भी रिवाइज नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन दे रखा है किसको, रिविजनरी अथॉरिटी को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैटर अपील में चला गया पर सर उस केस के अंदर 6 इश्यूज थे, 6 में से 4 इश्यू पे अपील हो रखी है, 2 मैटर पे सर अपील नहीं हो रखी है, तो और उन 2 मैटर पे रिवीजन अथॉरिटी को लगता है कि नहीं यहाँ पे लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट हुआ है, इन 2 मैटर पे मेरे को रिवीजन करना है, तो ऐसे केस में उन 2 मैटर पे रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन ऑर्डर पास कर सकता है, बट वो अपील जब डिस्पोज ऑफ होगी उसके बाद ही उस 2 मैटर पे वो अपील 2 मैटर पे रिवीजन कर सकता है। अब वो 2 मैटर्स पे जब रिवीजन करेगा उसके लिए टाइम दे रखा है, जिस दिन वो अपील डिस्पोज ऑफ हुई उसका जब ऑर्डर पास हुआ उसके नेक्स्ट 1 ईयर में, या ये 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी व्हिचएवर इज लेटर, उसको टाइम दिया गया है टू पास द रिविजनरी ऑर्डर।
क्लियर। अब रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया, अब आपको लगता है कि नहीं साहब मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफ हुई, तो इसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हो। पर अपील कहां करेंगे आप? अपीलेट आप क्या करेंगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब जीएसटीटी के पास जाएंगे। अब जीएसटीटी में अपील करनी टाइम लिमिट कितना है? वही 3 मंथ प्लस 3 मंथ, और डिपार्टमेंट को भी अगर रिवीजन अथॉरिटी के अगेंस्ट ऑर्डर पास अपील फाइल करनी तो अगेन 6 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम है, जो जीएसटीटी का नॉर्मल टाइम लिमिट है टू फाइल द अपील। क्लियर, डन। अब सुनिएगा बात को, सरकार यहां पे छोटे छोटे मैंने स्टार हैश ये मार्क किए हुए। सर सबसे पहले बात, ये हैश जो मार्क कर रखा है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जीएसटीटी हो या अपीलेट अथॉरिटी हो, इनको बोला हुआ है कि कोशिश करना जब तुम्हारे पास अपील आई उसके 1 साल के अंदर ऑर्डर पास हो जाए, कोशिश करना, ठीक है, नॉट कंपल्शन। दे मस्ट पास द ऑर्डर इफ पॉसिबल फॉर देम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपील। ओके मालिक, अब बात आती है क्या सर? प्री डिपॉजिट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत काम का पॉइंट, प्री डिपॉजिट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपीलेट अथॉरिटी को अगर आपको अपील करनी है, मैं बात कर रहा हूं पहले अपीलेट अथॉरिटी की। अपीलेट अथॉरिटी को अगर आपको अपील करनी है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट विच यू विल हैव टू डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग द अपील, तभी जाके आपकी एप्लीकेशन फॉर अपील सबमिट होगी, वरना एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। सर अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट कितना? सर सबसे पहले जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो उस ऑर्डर में जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या सम एनी अदर सम जो आप एक्सेप्ट करते हो, जो एडमिट करते हो, वो तो आप पूरा डिपॉजिट कराओ। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट विच यू एक्सेप्ट, एडमिट करते हो आप, वो पूरा पूरा जमा कराओ। प्लस जो अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, उसका 10% आप प्री डिपॉजिट कराइए, तब जाके आपकी अपील एक्सेप्ट होगी, वरना अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। अब ध्यान रखिएगा, आपकी केस में भले ही टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ इन्वॉल्व है, फिर भी केवल टैक्स का ही 10% आपको प्री डिपॉजिट करने का है, जो टैक्स इन डिस्प्यूट है। जो आपने एक्सेप्ट कर दिया वो तो टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पूरा जमा कराइए बेटा। जो टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% आपको अमाउंट प्री डिपॉजिट करना है। पर हाँ, अगर आपके केस में कोई टैक्स का अमाउंट ही नहीं है, झगड़ा केवल पेनल्टी का है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर जनवरी 26 आपके एग्जाम्स है सर, तो वहां पे नो प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड एक्सेप्ट वन केस, दो बताऊंगा मैं आपको। एंड सर ध्यान दीजिएगा, मई 26, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम्स है और अगर आपके केस में विदाउट इन्वॉल्विंग एनी टैक्स केवल और केवल पेनल्टी का अमाउंट अगर डिस्प्यूट में है, तो ऐसे केस में 10% ऑफ द पेनल्टी इन्वॉल्व आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर विदाउट टैक्स आपके केस में केवल पेनल्टी का डिस्प्यूट है तो। एंड सर ध्यान दीजिएगा, अगर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ है तो केवल टैक्स का 10% आपको प्री डिपॉजिट करना है। ओके भाई सर, तो वापस से बोलता हूं, जनवरी 26 जिनके एग्जाम्स है उनको ध्यान रखना है कि नॉर्मल अगर केवल पेनल्टी का मैटर चल रहा है तो नो प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी मेड, आप डायरेक्ट अपील करिए, आपको प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट वन केस। वो वन केस है कौन सा? वो ई वे बिल ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर आपकी गुड्स को गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया, इंस्पेक्ट किया और वहां पे कोई गड़बड़ पाया गया, तो ऐसे केस में आपकी गुड्स और कन्वेंस को डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया था, वहां उनको सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 की अगर पेनल्टी लगाई है और उस पेनल्टी के अगेंस्ट, उस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करनी है, तो ऐसे केस में 25% ऑफ द पेनल्टी, 25% ऑफ द पेनल्टी इज द प्री डिपॉजिट। ये केवल और केवल जनवरी 26 के लिए एप्लीकेबल है। एंड हाँ, अगर आपके एग्जाम्स मई 26 एंड ऑनवर्ड्स है, तो जैसे केस में कोई भी पेनल्टी का केस हो, भले ही ये सेक्शन में 129 वाला ही क्यों ना हो, वहां पे 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट विच यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द डिपॉजिट। हाँ है ना भाई सर? और ध्यान देना, जनवरी 26 जिनके एग्जाम्स है उनके केस में अगर मैटर केवल पेनल्टी का है, टैक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो नो प्री डिपॉजिट एक्सेप्ट वन केस, सेक्शन में 129 सबसेक्शन 3 वाला पेनल्टी था, तो उस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील कर रहे हो तो 25% ऑफ पेनल्टी चार्ज इन द ऑर्डर, इतना आपको प्री डिपॉजिट करना है। और मई 26 ऑनवर्ड्स भले ही सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 वाला हो या किसी भी सेक्शन में कोई पेनल्टी का मैटर चल रहा है जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो और मैटर केवल पेनल्टी का, टैक्स है ही नहीं, तो ऐसे केस में 10% ऑफ पेनल्टी, भले वो सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 हो या कोई भी सेक्शन हो, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट विच यू रिक्वायर टू डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग द अपील। ओके क्लियर? और हाँ, मई 26 हो, जनवरी 26 हो या कभी भी आपके एग्जाम्स हो, अगर आपके केस में टैक्स इन्वॉल्व है, डिस्प्यूटेड टैक्स अगर है, तो सर ऐसे केस में पेनल्टी कुछ भी हो, वी डोंट केयर, केवल और केवल टैक्स, जो टैक्स इन डिस्प्यूट जो उसका 10% आपको अमाउंट प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर? शायद मेरी बात पूरी समझ में आ गई। अब आइए सर, जब जीएसटीटी को अपील करते हो तो ऐसे केस में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट? सर सेम सेक्शन है
ध्यान दीजिएगा यहां पे अगेन सेम मैं रिपीट कर देता हूं, सेम मतलब सेम, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप एक्सेप्ट करते हो वो तो पूरा डिपॉजिट करिए। क्लियर? अच्छा, जीएसटी को अपील जो जाती है वो किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाती है? रिविजनरी अथॉरिटी के अगेंस्ट या अपील अथॉरिटी के अगेंस्ट जाती है बेटा। तो ऐसे केस में जितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर अमाउंट जो आप एक्सेप्ट करते हो वो तो पूरा डिपॉजिट करिए, प्लस ध्यान दीजिएगा जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। पर हां सर 10% जो आपको प्री डिपॉजिट करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपने यहां कितना प्री डिपॉजिट किया, वी डोंट केयर। मतलब अपील अथॉरिटी लेवल पर आपने अगर कुछ प्री डिपॉजिट किया हुआ है उसको इग्नोर करने का, सर अभी जो अपील कर रहे हो उसमें जो टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% आपको प्री डिपॉजिट करना है। क्लियर? और सेम वे सर ध्यान दीजिएगा अगर मई 26 एंड ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम्स है तो ऐसे केस में अगर मैटर केवल पेनल्टी का है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी टैक्स एट ऑल, तो ऐसे केस में 10% ऑफ द पेनल्टी इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट बस। और अगर जनवरी 26 आपके एग्जाम्स है तो ऐसे केस में पेनल्टी का मैटर है केवल, भले वो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 वाला या कोई भी हो, ऐसे केस में जीएसटी 80 में आपको कोई प्री डिपॉजिट नहीं करना है। क्लियर? ये वाला सेक्शन में भी नहीं करना है बेटा। ओके, ये मैं बात करूं किसकी? जीएसटी 80 की। और हाँ एक बात और ध्यान रखना बेटा, जीएसटी 80 हो या आपका अपीलेट अथॉरिटी हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट जो 10% करके आप कैलकुलेट करेंगे, सो 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जो होता है दैट कैन बी मैक्सिमम 20 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी, इक्वल अमाउंट अंडर एसजीएसटी, देयरफॉर इन आईजीएसटी इट इज 40 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट। जो आपका 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जो होता है उसका लिमिट दे रखा है मैक्सिमम सर। एंड अगेन इन केस ऑफ जीएसटी जो अपील करेंगे तभी प्री डिपॉजिट का अमाउंट मैक्सिमम कैन बी 20 करोड़ अंडर सीजीएसटी एंड 40 करोड़ अंडर आईजीएसटी। अच्छा, ये केवल टैक्स 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जो है उसमें लिमिट दे रखी है, बाकी जो आप अमाउंट पूरा एक्सेप्ट करते हो तो पूरा जमा कराओ। जो 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट है उसमें लिमिट दे रखी है, 10% ऑफ पेनल्टी वाले केस में भी कोई लिमिट ऐसी मैक्सिमम नहीं दे रखी है। ओके डन। अब आइए सर अगला स्टार देखते हैं। सर यहां पर अगर जीएसटी ने कोई सर जीएसटी को अगर आपने कोई अपील फाइल करी, ध्यान दीजिएगा जीएसटी क्या करेगा, रेस्पोंडेंट को एक लेटर इश्यू करेगा सर जिसमें बोलेगा क्या आपके अगेंस्ट इस ऑर्डर में इन ग्राउंड पे अपील आई है, क्या आपको अपने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करने हैं? तो जो रेस्पोंडेंट होगा वो अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 45 डेज, और अगर लेट हो गया तो जीएसटी कैन कंडोन द डिले बाय फर्दर 45 मोर डेज। ओके सर, अब जीएसटी ने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गया विच मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो ऐसे केस में उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है जीएसटी, पर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का टाइम लिमिट दे रखा है मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जीएसटी को या तो खुद को पता पड़ गया मिस्टेक हो गई या किसी ऑफिसर ने बताया, अथॉरिटी ने बताया उनको कि आपसे ऑर्डर में मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, या असिस्टेंट ने बताया दैट दोज हैव टू कम्युनिकेट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। क्लियर सर? डन। अब आइए सर कुछ छोटी बातें और है रिगार्डिंग अपील। ये मैटर मैंने आपको सर मोरलेस जो बड़ा कंटेंट था जो अपील का सिस्टम होता है वो मैंने आपको समझाया। सर रिमांड द केस बैक, सर जीएसटी के पास रिमांड द केस बैक का पावर होता है पर अपील अथॉरिटी के पास रिमांड द केस बैक का पावर नहीं है। रिमांड द केस बैक क्या होता है, अगर मान लो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने, लोअर अथॉरिटी लेवल ने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर ढंग से पास नहीं हुआ, उसने फाइल ढंग से नहीं देखी, तो ऐसे केस में अपील अथॉरिटी खुद वापस से री एजुकेशन कर सकती है, पर उस लोअर अथॉरिटी को वापस फाइल भेज के नहीं बोल सकती तुम अपना काम वापस से करो। रिमांड द केस बैक मतलब उस अथॉरिटी को बुलाया जाएगा, फाइल उसको वापस दी जाएगी और बोलेंगे काम ढंग से करके लेके आ। ये पावर अपील अथॉरिटी के पास नहीं है, जीएसटी के पास ये पावर है। अब जीएसटी के लिए कुछ मॉनिटरी लिमिट दे रखी 2 जगह पे। फर्स्ट सर, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स, सर अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला के जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, if it is up to rupees 50,000 then GST can reject the appeal। वो बोले कि वो उसका चॉइस है, वो चाहे तो अपील को रिजेक्ट कर सकता है, पर सर अगर उससे अमाउंट बड़ा है तो ऐसे केस में जीएसटी कैन नॉट रिजेक्ट द अपील। नाउ सर जीएसटी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर बेंच होती है, पर सर ये फॉलोइंग केस में इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस अगर अमाउंट इन डिस्प्यूट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला के इज अप टू रुपीज 50 लाख प्लस प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मिल गया है, प्लस अगर मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस। क्लियर? डन। ये मैंने कुछ आपको हाइलाइट्स बताई रिगार्डिंग अपील्स। आइए अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट बचे हुए हैं सॉरी जो हमारा अपील वाले टॉपिक में कवर नहीं हुआ है। सबसे पहली बात सर, अपील अथॉरिटी को अगर आपको अपील करनी तो ऑनलाइन ही फाइल होती है, पर कमिश्नर चाहे तो सर वो अलाउ कर सकता है अपील को फाइल करना मैन्युअली भी, अगर
अपील कैन बी फाइल्ड मैनुअली ऑल्सो इफ द कमिश्नर हैज सो नोटिफाइड, या फिर जो डिसीजन या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील करनी है वो अभी कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में मैनुअली अपील फाइल करेंगे आप। अब सर जब भी अपील फाइल होती है सर, द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द एसएससी। जो भी अपील कर रहा है, अब एसएससी फाइल करे या डिपार्टमेंट फाइल करे बेटा, उसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखे होते हैं एंड वेरिफिकेशन लिखा होता है सर। देन सर जब भी आप ध्यान रखना बेटा, टाइम लिमिट टू फाइल द अपील जो हमने पढ़ी बेटा, किस दिन मानेंगे अपील सबमिट हुआ, ये रूल्स है, ये सेम रूल अप्लीकेबल है जीएसटी 80 में भी, सुनिएगा ध्यान से। जिस दिन आपको अपील फाइल करना है, एसएससी फाइल करे या डिपार्टमेंट फाइल करे, सर जब अपील फाइल करते हैं जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना है वो ऑर्डर अगर कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो सर एसएससी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली अपील सबमिट करेगा, उसको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा जिस दिन उसने अपील सबमिट करी है ऑनलाइन, उसी दिन मान लेंगे कि उसने अपील फाइल करी है, वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगा। पर अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो ऑर्डर अगर कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आप पहले बात तो क्या करेंगे, अपील सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। अगर ऑर्डर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो अपील तो आपने फाइल कर ली, आपने अपील तो फाइल कर दी इलेक्ट्रॉनिकली, पर सर ऐसे केस में किस दिन अपील फाइल करी, जब आप उसका अपील का प्रिंट आउट निकाल के उसको सबमिट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अपील आप सबमिट करेंगे टू दी कंसर्न अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। हाँ है ना भाई, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल करी थी उस दिन जब आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था उस दिन ही हम मान लेंगे कि आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील था। पर अगर आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अपील, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेट डिसीजन ऑर्डर जिसके आपको अपील करनी है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपील फाइल करनी है प्लस सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करनी है वो 7 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा टू द कंसर्न अथॉरिटी। सर 7 दिन कब से, जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था, जब आपने अपील फाइल करी उसका एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, उस दिन ही मान लेंगे अपील फाइल हो गई है, अगर 7 दिन में अपील फाइल कर दी तो। पर अगर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपने 7 दिन के बाद सबमिट करी है तो जब आपने सबमिट करी तब मानेंगे कि आपने अपील फाइल हुई है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील वो दिन माना जाएगा जब आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन सबमिट किया है। इसलिए ये डेट काम की क्यों रहेगी, क्योंकि जिस दिन अपील फाइल हुई है वो अगर टाइम लिमिट के अंदर अपील फाइल हो गई तो मान लिया जाएगा, नहीं तो अपील टाइमर हो जाती है बच्चों। ओके, वहां बहुत काम क्या होगा। अब आइए सर, अगर सर आपने अच्छा, अब एडिशनल पॉइंट, ये प्री डिपोजिट वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए जो अमाउंट आप एडमिट करते हो वो तो पूरा जमा कर रही है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट का 10% सब्जेक्ट मैक्सिमम 20 करोड़ अंडर सीजीएसटी, 40 करोड़ अंडर आईजीएसटी। सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी का मैटर चल रहा है, तो 25% ऑफ द पेनल्टी इंपोज इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपोजिट। पर अगर मई 26 ऑनवर्ड है तो यहाँ पे अमेंडमेंट करके ये सेक्शन काट दिया है और यहाँ पे लिख दिया है क्या, अगर मैटर विदाउट टैक्स केवल पेनल्टी का है तो 10% ऑफ द पेनल्टी, भले कोई भी सेक्शन का हो बेटा, हाँ है ना। और जनवरी 26 आपके एग्जाम से तो 129 सबसेक्शन 3 के अलावा किसी और सेक्शन की पेनल्टी का अगर मैटर है तो ऐसे केस में सर नो प्री डिपोजिट रिक्वायर्ड टू बी मेड, ध्यान रखिएगा बच्चा आप लोग। ओके सर, ध्यान देना, जैसे आप प्री डिपोजिट करते हो आपकी अपील एक्सेप्ट होती है तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिक स्टे हो जाती है। अब सर अपील फाइल करी तो यहाँ पर सुनने का मौका दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 एडजमेंट कैन बी अलाउड टू ईच पार्टी। अगर वो रीजनेबल रीजन से नहीं आ पाता है अपॉइंटेड डे के दिन तो ऐसे केस में 3 एडजमेंट अलाउ होते हैं। अब सर आपने अपील फाइल कर दी, आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट किए होंगे, अब अपील अथॉरिटी चाहे तो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील भी एक्सेप्ट कर सकती है अगर रीजनेबल रीजन थे तो। क्लियर, एंड आपने उस टाइम पे जब ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट किए थे तब ये आपसे रह गया था एंड इट वाज नॉट इंटेंशनल, तो ऐसे केस में एडिशनल ग्राउंड्स भी एक्सेप्ट होते हैं। सर रिमांड द केस बैक नहीं हो सकता, हमने बात ऑलरेडी कर ली है। क्लियर, अब अपील अथॉरिटी को लगता है कि सर जो टैक्स एसएससी को चार्ज किया, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो कम चार्ज हुआ है, तो सर आपको पता है रिमांड द केस बैक के लिए अपील अथॉरिटी मैटर को नहीं भेज सकता, तो ये खुद ही क्या कर सकता है, एडजुडिकेशन कर सकता है। दे खुद दे देमसेल्व्स कैन इश्यू अ शो कोज नोटिस अगर उनको लगता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड है, नॉन पेड है या एरोनियस रिफंड मिला है, तो ऐसे केस में वो सेक्शन नंबर 73, 74, 74 का पावर यूज करके शो कोज नोटिस इश्यू करेंगे और उसके अंदर और 73, 74, 74 ए में जो टाइम लिमिट दे रखी है उसके अंदर ऑर्डर पास करना होता है। नाउ सर अगर कभी भी एसएससी की लायबिलिटी बढ़ रही है, आईटीसी कम हो रहा है, रिफंड कम हो रहा है, तो इस केस में उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा आफ्टर इशूइंग शो कोज नोटिस। नाउ वेरेवर पॉसिबल 1 साल के अंदर ऑर्डर पास करना हमने ऑलरेडी बात कर ली। आइए विड्रॉल ऑफ द अपील, यह बोला है कि अगर मान लो किसी ने एसएससी ने डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी और उनको लगता है कि अपील तो हमसे एरोनियस हो गई साहब, ये गलत हो गई है, इसको अब हमको चेंज करना है, तो चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट सर वो विड्रॉ तभी अलाउ होगा अगर उस अपील के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ या कोई शो कोज नोटिस इश्यू नहीं हुआ। एनी शो कोज नोटिस और ऑर्डर whichever is earlier पास नहीं हुआ तो वो अपील विड्रॉ हो सकती है। अब अपील अगर एक बार विड्रॉ हो गई है तो उसके बाद में अगर रीसबमिट करनी है अपील तो यस फ्रेश अपील कैन बी फाइल्ड, पर फ्रेश अपील फाइल करने का टाइम लिमिट वही होगा 3 मंथ प्लस 1 मंथ या 6 मंथ प्लस
1 मंथ वो ओरिजिनल डेट ऑफ ऑर्डर से बेटा, हाँ है ना भाई, जिस दिन विड्रॉ किया वहां से 3 महीने नए नहीं मिलेंगे बेटा। ओके डन। आइए सर, ये हमने पढ़ा था क्या, अपीलेट अथॉरिटी के सारे प्रोविजंस। नाउ रिवीजन अथॉरिटी हम ऑलरेडी पूरी बात कर चुके हैं, इसके बारे में कोई भी पेंडिंग बात नहीं है। नाउ जीएसटी। अब सर जीएसटी के बेंचेस होते हैं, प्रिंसिपल बेंच, स्टेट बेंच में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अगर कोई भी मैटर में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आपके केस में एक भी इश्यू प्लेस ऑफ सप्लाई का तो अपील का जाएगी, प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगी। अगर आपके केस में एक भी इश्यू प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं तो कहा जाएगा मैटर, स्टेट बेंच के पास जाएगा। प्लस सर ध्यान दीजिएगा, एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी, एंटी प्रोफिटिंग के केसेस भी एडजुडिकेट किए जाएंगे बाय दी प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80। अब सर जितने भी मैटर होंगे एंटी प्रोफिटिंग के, ऑल विल बी एग्जामिन्ड एंड एडजुडिकेटेड बाय दी प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 ओनली बेटा, हाँ है ना भाई। और ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो कहा जाएंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं जाते, हमने बात ऑलरेडी करी हुई है वाली बेटा। ओके सर, प्रिंसिपल बेंच में प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर ऑफ सेंटर होता है, टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट होता है। सर स्टेट बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होगा, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का होगा बच्चों। नाउ सिंगल मेंबर, इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। नाउ मेजॉरिटी रूल इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर मान लो जीएसटी 80 में 3 मेंबर ऑफ जीएसटी 80 है, अब वहां पे 2 मेंबर कुछ और बोलते हैं, 1 मेंबर कुछ और बोलता है, तो ऐसे केस में मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। और मान लो 4 मेंबर है, 2 मेंबर इस पॉइंट के लिए एग्री है, 2 मेंबर इस पॉइंट के लिए एग्री है, मतलब देयर इज नो मेजॉरिटी, तो ऐसे केस में एक और मेंबर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके हिसाब से मेजॉरिटी से डिसीजन दिया जाएगा। क्लियर। नाउ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रेंडर प्रोसीडिंग्स इनवैलिड, मतलब होता है कि अगर मान लो किसी मेंबर ऑफ द जीएसटी 80 ने सर जॉब छोड़ दी है, है ना, पोस्ट वैकेट है बेटा, और उस दौरान जीएसटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो एसएससी कैन नॉट से कि आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्टिव है, योर ऑर्डर इज इनवैलिड, आई डोंट एक्सेप्ट इट। सर एसएससी को बोला तू तेरा काम कर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्टिव है या नहीं है, यू आर ऑफ नो वरी फॉर दैट। क्लियर, आप कुछ नहीं होते उसको बोलने के लिए। इसलिए यहाँ पे सेक्शन इनफैक्ट पहले एक्साइज लॉ में जजमेंट था बेटा इस पे, इसलिए यहाँ पर जीएसटी में यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्शन इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रेंडर द प्रोसीडिंग्स इनवैलिड, प्रोसीडिंग्स स्टिल वैलिड रहेगी। आइए जीएसटी 80 को अपील करने के लिए सिस्टम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो एडिशनल पॉइंट है वो बता देता हूं मैं आपको। सर ये देखिए, प्री डिपॉजिट की बात मैंने आपसे कही थी, जो अमाउंट आप एडमिट करते हो वो पूरा जमा कराइए, और पहले कितना प्री डिपॉजिट किया वी डोंट केयर, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% आप प्री डिपॉजिट करिए, इन एडिशन टू व्हाट यू हैव डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ जीएसटी, एट द टाइम ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, वी डोंट केयर। सब्जेक्ट मैक्सिमम 20 करोड़, और इन केस ऑफ सीजीएसटी, इन केस ऑफ आईजीएसटी 40 करोड़ इज द मैक्सिमम अमाउंट। पर हाँ, अगर अमाउंट पेनल्टी का है विदाउट एनी टैक्स, नो प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी डन, इवन सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 है तो भी प्री डिपॉजिट नहीं होता है जीएसटी के केस में। पर अगर मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम से, तो ऐसे केस में 10% ऑफ पेनल्टी विल बी द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। क्लियर, वहां पे कोई मैक्सिमम का लिमिट भी नहीं दे रखा है। ओके, ये सेम प्रोविजन अपीलेट अथॉरिटी में भी, सेम प्रोविजन जीएसटी में भी है, पर मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम से। तो आइए बच्चों, सर नाउ प्रोसीजर, रिलेवेंट रूल्स फॉर फाइलिंग अपील टू दी जीएसटी 80। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है, मैनुअली फाइल नहीं करनी। पर सर जीएसटी अलाउ कर सकता है फाइलिंग ऑफ द अपील मैनुअली ऑल्सो इफ द रजिस्ट्रार अलाउज द सेम। ओके, पर ध्यान दीजिएगा, मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम से, तो जीएसटी 80 में मैनुअली अपील फाइल करने वाला पावर डिलीट कर दिया गया है। अब सर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है, और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को भी मैनुअली फाइल कर सकते हो अगर रजिस्ट्रार अलाउ कराए तो, पर ये जनवरी 26 के लिए ही एप्लीकेबल है। मई 26 ऑनवर्ड्स ये प्रोविजन डिलीट हो गया, मतलब जीएसटी 80 को अपील फाइल करनी है तो इलेक्ट्रॉनिकली करनी है, मैनुअली फाइल करने का सेक्शन डिलीट हो गया मई 26 ऑनवर्ड्स। ओके सर, फिर ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो जीएसटी जो मैंने अपीलेट अथॉरिटी के लिए करी वही सेम बात है कि सर अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है वो अगर कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल है तो सर जब आपने अपील फाइल करी उस दिन ही प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगी। पर अगर ऑर्डर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है कॉमन पोर्टल पे, तो ऐसे केस में सर उसको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन 7 दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। तो सर जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला उस दिन ही मान लेंगे अपील फाइल हुई है, और 7 दिन के बाद अगर आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर या डिसीजन सबमिट किया तो जब आपने सबमिट किया तब जाकर माना जाएगा कि अपील फाइल हुई है बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए मालिक, सर नाउ विड्रॉल ऑफ अपील फाइल टू दी जीएसटी 80। तो सर अगर जीएसटी 80 ने कोई ऑर्डर पास किया उससे पहले अगर आपको विड्रॉ करना तो आप अपील विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद विड्रॉ ना हो पाएगी। पर अगर एक बार विड्रॉ कर ली उसके बाद अगर रीसबमिट करना तो ऐसा मानेंगे फ्रेश अपील फाइल करिए, और फ्रेश अपील फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट दे रखा 3 मंथ प्लस 3 मंथ या 6 मंथ प्लस 3 मंथ डिपार्टमेंट को, वो टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर से आपका काउंट किया जाएगा। वो टाइम निकल गया तो उसके बाद टाइम बार हो जाएगी, अपील नहीं फाइल कर पाएंगे। आइए बच्चा, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, बड़ा अच्छा सेक्शन मुझे लगता है ये वाला। ये बोलता है क्या,
अगर आपने लोअर अथॉरिटी लेवल पर कोई एविडेंस सबमिट कर दिए तो वही फाइनल है। हायर अथॉरिटी, भले वो अपीलेट अथॉरिटी हो या जीएसटीएटी हो, कभी भी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकती है एक्सेप्ट द फॉलोइंग 4 केसेस। मतलब इन 4 में से कोई भी एक्सेप्शन अगर आपने प्रूव कर दिया तो ही वो अपीलेट अथॉरिटी या जीएसटीएटी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करेंगे, वरना एडिशनल एविडेंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो 4 केस कौन कौन से? सबसे पहला, सर उस लोअर अथॉरिटी लेवल ने एविडेंस एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। सेकंड, सर उसने लोअर अथॉरिटी लेवल के अथॉरिटी ने एविडेंस मंगाए थे पर आप नहीं दे पाए थे ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल। थर्ड, अगर आपने जो ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल किए थे उसके कोई एविडेंस आप खुद आगे होकर सबमिट कर रहे थे पर नहीं सबमिट कर पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल। रास्ते में गुंडों ने पकड़ लिया था आपकी गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड के बच्चों को, बेटा हाँ है ना भाई, मूवीज में देखा होगा हमने, और उसने बोल दिया कि एविडेंस सबमिट नहीं करेगा। क्लियर? फिर सर अगर मान लो आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड ही नहीं दी गई सफिशिएंट, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी नहीं, तो ऐसे केस में हायर अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट द एडिशनल एविडेंसेस, अदरवाइज दे विल नेवर एक्सेप्ट द एडिशनल एविडेंसेस व्हिच यू हैड नॉट सबमिटेड एट लोअर अथॉरिटी लेवल। पर हाँ, अगर एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट किए तो ये अपीलेट अथॉरिटी या जीएसटीटी जिसने भी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट किए वो सबसे पहले लोअर अथॉरिटी को प्रोड्यूस किए जाएंगे वो एविडेंस टू रिबट द एविडेंस। क्या आपको इसके अगेंस्ट कुछ कहना है? ये मत कहना कि हमने एक्सेप्ट क्यों किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके अगेंस्ट आपको कोई फर्दर एविडेंस लाने तो आप लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? डन। आइए बच्चों, सर अब आएगा क्या? ऑर्डर्स ऑफ द जीएसटीटी। मैं ऑलरेडी बात आपसे कर चुका हूं पूरी बेटा ये वाली। आइए इंटरेस्ट, बड़ा अच्छा सेक्शन है। अगर कोई प्री डिपोजिट किया, ध्यान देना, मोदी सरकार आती 2014 में सर कमाल हुआ था, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर यहां पर आपने प्री डिपोजिट किया, देखो जबरदस्ती डिपार्टमेंट ने आपसे लिया ना, आपका केस स्ट्रॉन्ग था, आपने अपील फाइल करी, फिर भी प्री डिपोजिट आपसे लिया, भली 10% लिया और बाद में आप केस जीत गए। तो ऐसे केस में जिस दिन आपने प्री डिपोजिट किया था, वहां से लेके जब आपको गवर्नमेंट वापस से रिफंड देगा तब तक का यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चों। हाँ है ना? 9% तो जीएसटी आने के बाद हुआ है, पहले 6% था, अभी 9% हो गया जीएसटी आने के बाद। पर पॉइंट इज दैट 2014 से पहले जब सर्विस टैक्स एक्साइज हुआ करता था बच्चों, वहां पे क्या था? आपने प्री डिपोजिट किया, अपील आप जीत गए, फिर अपील जीतने के बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, वहां से 3 महीने में रिफंड नहीं मिला तो उसके बाद वाले पीरियड के लिए यू गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। अब मान लो अपील जीतने में आपको 4 साल लग गए, तो 4 साल तक तो कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, मिले ही नहीं आपको। सर यहाँ पे 2014 में मोदी सरकार ने आके सर्विस टैक्स में अमेंडमेंट किया था, वही कंटिन्यू हुआ जीएसटी के अंदर, और बोल दिया क्या? जिस दिन आपने प्री डिपोजिट किया है वहां से लेके जब आप वापस अमाउंट पे करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब आपको वापस रिफंड देगी तब तक का यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर annum इन केस ऑफ जीएसटी। आइए बच्चों, सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? सर अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है तो जरूरी नहीं आप ही अपील फाइल करें, आप ही रिप्रेजेंट करें अपने केस को जाके, आपके एआर जा सकते हैं। एआर कौन हो सकता है? रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉय, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएमए, सीएस, और a retired government officer who had worked for not less than 2 years in a post not lower than the rank of ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर या जीएसटी प्रैक्टिशनर। अब सर ध्यान देना बेटा, अगर कोई ऑफिसर ने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है तो ऐसे केस में जब तक 2 साल का टाइम नहीं होता उसके रिटायरमेंट से, सर तो ऐसे केस में वो कभी भी किसी का भी एआर नहीं बन सकता क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस रहेगा डिपार्टमेंट में। देन सर वापस पढ़ता हूं मैं। एनी पर्सन हु हैज रिटायर्ड रिजाइन आफ्टर सर्विंग मोर देन 2 years, जो 2 साल तक उस डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, तो जब उसका रिटायरमेंट हुआ उसके 1 साल तक ही कैन नॉट बी एआर फॉर एनी पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट। आइए सर, एनी पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, या एनी पर्सन हु हैज कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अंडर जीएसटी, या फिर एनी पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ये सब क्या है? डिस्क्वालिफाइड लोग हैं जो किसी के भी एआर नहीं बन सकते। नाउ अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंसी उसने डिक्लेयर करी हुई तो जब तक उसका इंसॉल्वेंट वो रहता है, जब तक उसने इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू रखी तब तक ही कैन नॉट बी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एनी पर्सन। नाउ अपील टू हाई कोर्ट, सर ऑलरेडी बात कर चुकी बेटा। सर स्टेट बेंच के अगेंस्ट अपील जाएगी, यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट अपील नहीं जाती है। यहाँ पर इसको स्टेट बेंच ने जो ऑर्डर पास किया उसके 180 दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी, प्लस हाई कोर्ट चाहे तो डिले को कंडोन कर सकता है इनकेस अगर रीजनेबल रीजन था तो, प्लस यहाँ पे अपील तभी जाएगी जब मैटर इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही जाएगी, वरना नहीं जाएगी। सर मिनिमम 2 जजेस के बेंच होती है एंड सर मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाता है हमेशा बेटा। क्लियर? देन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में हमने पढ़ा था, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में सर कभी भी मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन नहीं देते, वहां पे अगर मेंबर्स डिफर इन देयर ओपिनियन, अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिफर इन देयर ओपिनियन तो वो अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को रेफर कर देती है, और अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग डिफर इन देयर ओपिनियन तो वो एसएससी को बुलाएंगे और बोलेंगे तू जा भैया, हमने कोई रूलिंग दी नहीं है, माना जाएगा।
क्योंकि वहां पे तो इट इज बाइंडिंग ऑन द एसएससी एंड डिपार्टमेंट, लाइफ टाइम के लिए बाउंड हो जाता है बच्चों, इसलिए वहां अपील नहीं देते, वहां डिसीजन नहीं देते मेजोरिटी के हिसाब से। पर नॉर्मल अपील के केस में हर जगह हर स्टेज पर सर मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। आइए बच्चों, अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बात कर लीजिए बच्चा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सेक्शन में 119 बोलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जाना है तो ऐसे केस में जो ऑर्डर पास हुआ आपके अगेंस्ट वो पूरा अमाउंट पहले प्री डिपॉजिट कराइए, उसके बाद आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल करेगा, वरना अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट के जो सेक्शन में पड़े 10% वाले वो तो जीएसटी के लिए दे रखे, वो अपीलेट अथॉरिटी के लिए दे रखे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं दे रखे। तो इसलिए अमाउंट जितना है पूरे ऑर्डर के अंदर, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ, वो पूरा आप अमाउंट जमा कराइए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल करने से पहले। पर प्रैक्टिकली, अच्छा सेक्शन में ये लिखा हुआ है, पर प्रैक्टिकली बताता हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टे अलाउ कर देता है अगर आपने स्टे के लिए अप्लाई किया है तो, स्टे फ्रॉम दी प्री डिपॉजिट। आइए बच्चों, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस, बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है, सेक्शन नंबर 120 सर। एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था सर्विस टैक्स के टाइम पर, उसके बाद जैसे ही वो सेक्शन आया, जैसे ही वो जजमेंट आया डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था, जैसे ही वो जजमेंट आया सर अगले फाइनेंस एक्ट में सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था सर्विस टैक्स में और एक्साइज में, सेम सेक्शन कंटिन्यू हुआ है जीएसटी के अंदर। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर सीबीआईसी को पावर दे रखा, सॉरी सीबीआईसी को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो मॉनेटरी लिमिट का एक इंस्ट्रक्शन इश्यू कर सकते हैं, जैसे यहां पे वो पावर यूज करके इंस्ट्रक्शन दे भी दिया। सर सुनिएगा ध्यान से, यहां पर डिपार्टमेंट को अपील अगर करनी है तो डिपार्टमेंट के लिए सीबीआईसी ने एक मॉनेटरी लिमिट दे रखी है। मैं तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूं पहले, उसके बाद ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छा लिंक करके समझ में आएगा। मालिक जीएसटी को अगर अपील करनी है डिपार्टमेंट को, तो बोल दिया क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका मैटर है तो केवल टैक्स का अमाउंट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी सब मिला के प्लस सेस, ये सब मिला के टैक्स का अमाउंट अगर 20 लाख रुपए या उससे अबव है तो ही जीएसटी में अपील फाइल करना, और डिपार्टमेंट ध्यान रखना। पर ये डिपार्टमेंट के लिए मॉनेटरी लिमिट है बेटा, एसएससी को डिपार्टमेंट के नेवर बाउंड। ओके, सीबीआईसी के पास पावर है कि वो चाहे तो मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है फॉर फाइलिंग द अपील बाय द डिपार्टमेंट। नाउ हाई कोर्ट में जाना डिपार्टमेंट को तो 1 करोड़ या उसके अबव का मैटर है तो ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो 2 करोड़ या उसके अबव का मैटर है तो ही सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होगी, वरना सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं होगी। क्लियर, डन। अब सर ये अपील ये लिमिट किसके लिए, डिपार्टमेंटल अपील के लिए मालिक। अब सर पॉइंट आता है क्या, अगर आपके केस में टैक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी एटसेट्रा इन्वॉल्व है विदाउट इन्वॉल्विंग टैक्स एट ऑल, तो सर ऐसे केस में अमाउंट ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट लेट फी ये जो है इन सबको एग्रीगेट करके अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सब कुछ ऐड करके उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको मॉनेटरी लिमिट के लिए काउंट करने का है। ओके, इससे बिलो अमाउंट हुआ तो इन फॉलोइंग लिमिट्स फॉलोइंग अथॉरिटीज को अपील फाइल नहीं कर सकता डिपार्टमेंट। अब सर सोचिए आप, ये मॉनेटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट ने अगर अपील फाइल नहीं करी तो डज इट मीन कि डिपार्टमेंट ने अपना हार एक्सेप्ट कर ली है? नहीं। डज इट मीन कि लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं। तो ये सेक्शन इसीलिए आया, सेक्शन बोलता है क्या, सीबीआईसी का पावर है टू इश्यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रेगुलेटिंग फाइलिंग ऑफ अपील और रिवीजन बाय द डिपार्टमेंट अपील की लिमिट दे सकता है। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील एटसेट्रा एज पर द अफोरसेड इंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट अ बार ऑन डिपार्टमेंट टू फाइल अपील इन फ्यूचर। अगर मान लो किसी एसएससी का अमाउंट इस लिमिट से कम था इसलिए डिपार्टमेंट ने फर्दर अपील नहीं करी, सर अब फ्यूचर में अगर किसी एसएससी का अमाउंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा अगर बड़ा हो जाता है, सपोज 10 करोड़ का अमाउंट हो जाता है बच्चों, कितने का, 10 CR का, अब डिपार्टमेंट उस मैटर के अगेंस्ट शोकोज इश्यू कर रहा है, तो सर एसएससी कैन नॉट कंटेंड कि आपने पहले सेम मैटर पे जब मेरे लिए ऑर्डर आया था आपने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था इस मॉनेटरी लिमिट की वजह से ऑर्डर अपील फाइल नहीं करी थी। डजंट मीन कि सर डिपार्टमेंट देयर इज नो बार ऑन डिपार्टमेंट टू फाइल अपील इन फ्यूचर। एसएससी कैन नॉट कंटेंड दैट मैटर वाज एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। और हाँ, जितनी भी अपील अथॉरिटी है, भले वो जीएसटी हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, दे शुड हैव रिगार्ड टू दिस सेक्शन की फ्यूचर में अगर कभी अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व या पेनल्टी इन्वॉल्व हायर होता है और डिपार्टमेंट अगर बाद में अपील करता है तो दीज अथॉरिटीज विल हैव टू एक्सेप्ट द अपील। ये नहीं कह सकते कि पहले तो आपने अपील एक्सेप्ट कर ली थी, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था, इस मॉनेटरी लिमिट की वजह से उन्होंने अपील फाइल नहीं करी थी बेटा। हाँ है ना, आई होप ये सेक्शन बहुत सुंदरता से आपको वापस रिवाइज हो गया। हाँ देन ना, यहाँ पे जो मैंने आपको लिमिट बताई है 20 लाख 1 CR और 2 CR की, ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी इन फॉलोइंग केसेस में। दीज आर एक्सक्लूजन्स। फर्स्ट, अगर कोई प्रोविजन है विच इज
held to be ultra vires to the Indian Constitution, या कोई rules या regulation are held to be ultra vires the parent act, मतलब CGST Act, SGST Act, UTGST Act या IGST Act या GST कंपनी से एक्ट से अगर ये अथॉरिटी ने डिसीजन दे दिया क्या दीज आर अल्ट्रा वायर्स, तो ऐसे केस में भले अमाउंट कुछ भी हो भाई, तो एक्ट पे बात आ गई है, तो यहाँ पे अपील फाइल हो सकती है. डिपार्टमेंट कैन फाइल द अपील. एनी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर एटसेट्रा आर हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स टू दी CGST एक्ट, SGST एक्ट, IGST एक्ट और GST कंपनीज एक्ट और रूल्स मेट अंडर. तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट फर्दर अपील कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड वेयर द मैटर इज रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ क्लासिफिकेशन, रिफंड्स, place of supply or any other issue which is recurring in nature and or involves interpretation of the provisions of the act or rules or notification or circulars or orders or instruction etc. तो यहाँ पे irrespective of amount involved डिपार्टमेंट फर्दर अपील फाइल कर सकता है. और हाँ, या फिर जहां पे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एडवर्स कमेंट पास किए गए इन एनी ऑर्डर, तो वहां तो छोड़ा नहीं जाएगा, वहां डिपार्टमेंट कैन फर्दर फाइल द अपील क्लियर irrespective of amount involved where the strictures or adverse comments have been passed and or cost has been imposed against the government department and or their offices. तो ऐसे केस में सर छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसे केस में फर्दर अपील कैन बी फाइल्ड विद द डिपार्टमेंट. और हाँ सर, यहाँ पॉइंट नंबर 4 बोलता है क्या, अगर कभी भी इन इंस्ट्रक्शन की वजह से, इस मॉनिटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट ने अगर अपील फाइल नहीं करी थी फर्दर हायर अथॉरिटी को, तो ऐसे केस में उस ऑर्डर के ऊपर लिखा जाएगा कि इस मॉनिटरी लिमिट की वजह से, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से हमने फर्दर अपील फाइल नहीं करी है, हमने इस मैटर को एक्सेप्ट नहीं किया, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में ध्यान रहे. क्लियर, डन. आइए बच्चों, सेक्शन 121 नॉन अपीलेबल डिसीजंस और ऑर्डर. या तो बस जिंदगी ऐसी चलेगी, इन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते, कुछ चीजें जीवन में एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है. सर ये रहा एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट और एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन नंबर 80 दैट इज पेमेंट इन EMI. कमिश्नर को पास पावर है कि मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट अलाउ कर सकता है आपको, पर उसने EMI देने से मना कर दिया या कम EMI अलाउ करी. यू कैन फाइल द अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर. देन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर. आपने एक ऑफिसर को ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वैसे वो सब लीगली काम करते हैं सर, उससे ट्यूनिंग बैठ गई आपकी बेटा. अब आप डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, कमिश्नर ने क्या किया, केस को ट्रांसफर कर दिया किसी और ऑफिसर को. अब आप बोलोगे भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अपील फाइल नहीं हो सकती इसके अगेंस्ट. एंड लास्ट, एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटर्नेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट. ये 4 केस में डिपार्टमेंट या SSC कैन नॉट फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर. देन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नॉन अपीलेबल डिसीजंस और ऑर्डर अंडर GST. और ये 4 मैटर लिखे, भारत माता की जय. पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर खत्म होता है. अब आई होप समझ में आया, आई होप ये रिवीजन का पूरा सिस्टम आपके एंड पर सर फिट हो गया और बहुत ही सुंदरता से जो इनिशियल स्टेज में मैंने आपको जो चार्ट बना के पूरा रिवीजन का, पूरा अपील का जो सिस्टम समझाया वो शायद समझ में आया होगा. अच्छा, जिन्होंने लेक्चर देखे हुए उन्होंने तो शायद ये पूरा फ्लो चार्ट लिखा होगा, पर जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए हुए सर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेक्चर को पॉज करिएगा, वो जो चार्ट मैंने बनाया था वो आपकी लेक्चर आपकी कोई भी नोटबुक में कॉपी करिएगा, उसके बाद रिवाइज करना, मजा आ जाएगा, आपको 4 चल लग जाएंगे. और हाँ, अगर मजा आ गया हो तो सर लाइक किए बिना जाना नहीं, ये मेहनत को सराहना. एंड सर कमेंट में आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट कि कैसा लगा है लेक्चर. माहौल जबरदस्त शानदार. थैंक यू सो मच, बाय बाय.